नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। और हम शेषफल पढ़ रहे थे तो हम शेषफल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आप पीछे के 3-4 वीडियो जो हैं शेषफल पर आधारित वो सारे देख लीजिए। एक्चुअली आप स्टार्टिंग से देख लीजिए। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप स्टार्टिंग से जितने भी वीडियो हैं वो सारे देख लीजिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट पीछे के जो वो क्लियर रहें। और अगर कहीं आगे काम में आएंगे अभी इन क्वेश्चंस में तो आपको दिक्कत ना हो समझने में, तो आप पीछे के सारे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक बार सारे वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आज की अपनी जो थ्योरम है वो रहेगी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन उससे पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कुछ ऐसे सब बता रहा हूँ जिसको कि आप समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है क्या और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप देखिए। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या याद करें जिसमें 16 का भाग देने पर 5 शेष बचता है और 11 का भाग देने पर 8 शेष बचता है। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम जो हमने पढ़ी थी पीछे डिवीजन एल्गोरिथम, उसके मेथड से। देखिए कैसे, हमें ये दिया हुआ है कि कोई भी संख्या है, मान लो कोई भी संख्या n है जिसमें अगर हम 16 का भाग दें तो 5 बचता है, 16 का भाग दें तो 5 बचता है। और अगर उसी संख्या में 11 का भाग दें तो मान लीजिए आपके पास 8 बचता है। अब यहाँ पे भाग कितनी बार लगा, इसको मैं एक बार x मान लेता हूं और इसको मैं y मान लेता हूं। मान लिया यहाँ x बार भाग लगा, यहाँ y बार। तो जो हमने थ्योरम पढ़ी थी पीछे उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई भाज्य यानी n बराबर भाजक कितना है 16, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 16 इंटू एक्स प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं। और सेम यहां से अगर n लिखें तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो 11y प्लस 8 लिख सकते हैं। अब आप इनमें से जो भी आपके पास में ये जो शेषफल जो भी बड़ा है छोटे वाले को उसकी तरफ ट्रांसफर कर दें आप, तो 16x बराबर क्या बन जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 8 में से माइनस हो जाएगा तो 11y प्लस 3 बचेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 16 के गुणा की कोई संख्या होगी। ठीक है, दूसरे शब्दों में देखिए 16x का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कुछ आएगा, तो 16x का मतलब ये हुआ कि 16 के गुणा में कोई संख्या होगी, 16 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या होगी। और 11y प्लस 3, इसका मतलब ये हुआ कि 11 का भाग अगर उस संख्या में देंगे तो 3 शेष बचना चाहिए। जैसे यहाँ 8 था तो 3 हो गया, तो 11 का भाग दें तो 3 बचना चाहिए। तो मैं यहाँ से 16 के गुणा वाली संख्या ही लिखता हूँ, 16 32 64, उसके बाद 80, उसके बाद 'ये मैंने कुछ संख्याएं लिखी। तो सबसे पहले तो यहां से आप इसके गुणा वाली संख्याएं देख लें क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप लिख के ना करने वैसे ही आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, दिमाग में भी अपने माइंड में भी कर सकते हैं। फिर आप करेंगे 11 का भाग देने पर 3 कहाँ पे बच रहा है शेष। ठीक है, तो मैंने यहाँ 11 का भाग दिया तो 5 बचा, यहाँ 11 का भाग दिया तो 10 बचा, यहाँ 11 का भाग दिया तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 11 का भाग दिया 77 तो 3 बचा। मतलब ये पहली संख्या है जिसमें अगर आप 11 का भाग देंगे तो 3 बच रहा है। तो ये संख्या जो है वो इसके आंसर को सेटिस्फाई करेगी। देखिए 80 जो है ये 80, ये किसका मान हो गया, ये 16 इंटू एक्स का मान हो गया 80। ठीक है, तो 16x का मान 80 हो गया, तो इसका मतलब x का मान क्या हो गया, 16x प्लस 5 का मान कितना हो गया, देखो 16x का मान 80 हो गया, तो 16x प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 85 हो जाएगा, 5 और बढ़ जाएगा। तो 85 वो संख्या होगी जिसमें अगर आप 16 का भाग देंगे तो 5 बचेगा, और अगर आप उसमें 11 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 85। एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, देखिए क्या होगा। आपने किसी संख्या n में 16 का भाग दिया तो 5 बचा,
उसी n में 11 का भाग दिया तो 8 बचा। आपको बताना है कि n का सबसे छोटा मान क्या होगा। भागफल मैंने एक बार x और y मान लिए, तो अगर मैं इसमें डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊं तो n बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, दोनों जगह से लिख के बराबर कर दिया। दोनों n के मान है तो बराबर कर दिया। यहाँ से मैंने इसको इस तरह कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है भाई 16x का मतलब 16 की गुणा की कोई संख्या, तो मैंने 16 की गुणा वाली संख्या ही ले ली। अब इनमें आपको 11 का भाग देके 3 बचाना है, तो जैसे ही आप 80 पर आओगे तो 11 का भाग देने पे 3 बच रहे हैं, तो 16x का मान 80 हो गया, ठीक है। 16x का मान 80 हो गया, तो 16x प्लस 5 का मान यानी पूरा n का मान कितना हो गया, तो 85 हो गया। तो 85 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो ये था कि किसी संख्या n में अगर आपने 16 का भाग दिया तो रिमाइंडर 5 बचा। उसी संख्या n में अगर आपने 11 का भाग दिया तो रिमाइंडर बचा आपके पास में 8। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि इन दोनों के गुणा का भाग दिया जाए, 16 इंटू 11 का भाग दिया जाए, तो आपके पास आंसर कितना आएगा। तो देखिए जो अपना 85 आया था ना, वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि किसी संख्या n में 16 का भाग दिया तो 5 आया, किसी संख्या n में 11 का भाग दिया तो शेषफल 8 आया, फिर इन दोनों का गुणा करके अगर उसी संख्या में भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो जो हमने अभी आंसर निकाला था वो जो आंसर होगा वही आपका क्या होगा, उस स्थिति में रिमाइंडर होगा। 16 इंटू 11 का मतलब 176 का अगर आप भाग देंगे तो रिमाइंडर 85 आएगा, ठीक है। अब इसी को ही एक थ्योरम में अगर हम दिखाना चाहें तो वो आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बन जाती है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी संख्या है n, कोई भी संख्या n है, इसकी पावर भी हो सकती है कोई, ठीक है। इस संख्या n में कोई भी संख्या n है, उसके अंदर आप संख्या a का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचा मान लीजिए r1। अगर आप उस संख्या में b का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचा r2। अगर आप उसमें c का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचा r3, ठीक है। अब अगर आप उस संख्या में abc का भाग देंगे, ठीक है, abc का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो आप जैसे अभी हमने किया था उस तरीके से पूरा सोल्व करके एक्स वाई लेके और फिर आप आंसर निकाल के रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर r बचेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि ए बी बी सी और सी ए सभी क्या होनी चाहिए, सहभाज्य होनी चाहिए। ये कंडीशन है कि ए बी बी सी और सी ए सारी क्या होनी चाहिए, सहभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। ये एक है। अब ये आर कैसे निकालेंगे, इसका पूरा तरीका है, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, जैसे अभी हमने पीछे किया वैसे निकालेंगे। तो मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये आर कैसे निकलता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, 23 की पावर 133 में 77 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। देखिए 77 बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन हम इसको दो अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे, सहभाज्य संख्याओं में। हमेशा आपको सहभाज्य संख्याओं में तोड़ना, सहभाज्य मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना रहा हो, ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो मुझे पता है अभी मैं 77 को क्या लिख सकता हूं, 77 को मैं लिख सकता हूं 7 गुणा 11। 7 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 7 का भाग दे के आप शेषफल निकालें, 11 का अलग से निकालें और फिर दोनों की हेल्प से आप टोटल 77 का निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहला काम इसमें 7 का भाग देके शेषफल निकालना है। तो पीछे हमने जो भी मेथड पढ़े उनमें से जो भी आपको इजी लगे उससे आप निकाल लें। तो 7 का भाग दिए यहाँ पे तो 2 बचेगा, तो 2 की पावर 133/7। अब 7 का क्वोशिएंट कितना होता है 6। 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 का भाग देने पे यह आएगा आपका 1, तो 2 की पावर 1 आ गया। 2 की पावर 1 का मतलब हो गया आंसर आएगा 2। तो जब आप इस संख्या में 7 का भाग अलग से देंगे तो 2 आएगा। अगर आप इसमें अलग से 11 का भाग दें, 23 की पावर 133 में 11 का भाग देंगे तो 11 गुणा 2 22, 1 बचा।
और आपको पता है भाई 1 में 11 का भाग लगेगा तो 1 ही आएगा। तो हमने दोनों का अलग अलग शेषफल निकाला, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 1 मिला। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो पीछे हमने तरीका लगाया वैसे ही, यहाँ से शेषफल 2 मिल रहा है। देखिए इसमें ये जो नंबर है इसमें 7 का भाग देने पे 2 मिल रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि भाई 7x + 2, भाजक जो है वो 7 है, भागफल एक बार मैंने x मान लिया, कितनी भी बार भाग लग रहा है, तो 7x + 2, 2 क्या हो गया शेषफल। इसी तरीके से यहाँ से लिखेंगे दोबारा, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, इस बार भागफल क्या मान लिया y, और प्लस का क्या हो जाएगा 1, ये शेषफल हो गया। तो इस 1 को उधर ले जाके माइनस कर दें, तो 7x + 1 बराबर क्या मिला 11y। अब मुझे 11 के गुणा वाली संख्याएं ढूंढनी है, तो 11 की गुणा वाली संख्याएं क्या क्या होंगी, तो 11, 22, 33, 44 इस तरह चलेगी। अब मुझे उसमें 7 का भाग देके 1 शेषफल लाना है, तो अब इसमें 7 का भाग दे देंगे, 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, यहाँ देंगे तो 1 आ रहा है, इसका मतलब 22। तो मैं ये कहूंगा कि इस 11y का मान कितना हो गया 22, तो 11y + 1 का मान कितना हो गया, तो आपका आंसर होगा 23, और यही अपना क्या हो जाएगा, वो शेषफल हो जाएगा जो कि 77 का भाग देने पर आएगा। तो ये अपना आंसर होगा हमेशा, जब भी आप ये वैल्यू निकाल लो, या तो ये या ये, इनमें से जो भी आ जाए दोनों बराबर ये, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, टोटल शेषफल हो जाएगा पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन आपका 7 की पावर 2401 में 143 का भाग देना है हमें। ठीक है, तो अगर आप 143 को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 11 गुणा 13। क्या दोनों सहभाज्य हैं, 11 और 13 सहभाज्य हैं, तो आप 11 का भाग अलग से दें, 13 का अलग से दें। तो सबसे पहले हम 7 की पावर 2401 में 11 का भाग देंगे, तो 11 का क्वोशिएंट 10 हो गया, 10 का भाग इसमें देंगे तो 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 यानी रिमाइंडर क्या आ गया आपका 7। तो यहाँ से रिमाइंडर 7 आ रहा है। अगर आप 13 का भाग इसमें देंगे तो 7 की पावर 2401 बट्टे 13 का क्वोशिएंट होगा 12, या साइक्लिसिटी 12 होगी, तो 12 का भाग इसमें देंगे, पूरा लग रहा है 2400 तक, 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 बट्टे 13 यानी कितना आ गया। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप नीचे वालों का अगर डायरेक्ट भाग दें और आपके पास में दोनों या तीनों जितने भी शेषफल है वो सारे सेम आ जाएं, तो आपको सोचना ही नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 7 की पावर 2401 बट्टे 143 का जो रिमाइंडर होगा वो 7 ही आएगा। दोबारा समझ ले क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है इसकी, कि अगर ये दोनों रिमाइंडर सेम आ जाते हैं, ठीक है, या 3 है तो तीनों सेम आ जाते हैं, 4 है तो चारों सेम आ जाते हैं, तो फिर आपका फाइनल आंसर भी वही आएगा। यानी अगर आप पूरी संख्या का देंगे तो भी आपका आंसर जो वो वही आना है जो ये आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर डायरेक्ट आप 7 लिख सकते हैं। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 11 का भाग दे रहे हैं तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल एक बार x मान लेते हैं, +7 हो गया। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे तो 13y + 7 हो गया, तो 7 तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11x बराबर क्या बना 13y। ठीक है, अब देखो 11 की गुणा में वो संख्या जिसमें 13 का भाग पूरा लग जाए, देखो शेषफल तो है ही नहीं ना, तो 11 के पाड़े में आने वाली वो संख्या जिसमें 13 का भाग पूरा लग जाए तो वो 143 ही होगी। तो 11x का मान जो होगा वो 143 ही होगा। ठीक है, 11x का मान 143 ही होगा। 11 की गुणा में 143 ही वो संख्या होगी जिसमें 13 का भाग पूरा लग जाएगा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ 0 है तो 13 का भाग देने पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो 143 हो गया 11 का मान। अगर पूरी संख्या देखें क्या बची, तो 143 + 7 यानी कितना बचा 7, सॉरी 150। अब हमें पता है 150 तो शेषफल होगा नहीं, क्योंकि हम भाग कितने का दे रहे हैं 143 का, तो 143 से तो छोटा ही होगा, तो 143 का भाग दे दो इसमें, तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रिमाइंडर आपके सेम बच रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रिमाइंडर सेम बच रहे हैं, तो आपको सोचना ही नहीं है, आपका आंसर डायरेक्ट वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 की पावर 40 बट्टे 33, इसका शेषफल निकालना है। तो आप देखो कि 33 के 2 गुणनखंड आप लिख सकते हैं क्या, तो आप इसको 3 गुणा
11 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इन दोनों में नहीं देखना, केवल नीचे वाले में देखना है कि 2 गुणनखंड है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 3 का भाग इसमें देंगे। सबसे पहले 36 की पावर 40 में 3 का भाग देंगे, तो आपको पता है भाई रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि 3 का भाग पूरा लग रहा है ना 36 में 12 बार, तो 0 बचेगा। ठीक है, अगर आप 36 में 11 का भाग देंगे 36 की पावर 40 में, तो 3 बचेगा, तो 3 की पावर 40 बट्टे 11। अब 11 का क्या होगा, देखो 11 का जब आप भाग देंगे 40 में, तो 11 का भाग 40 में देंगे, सॉरी 11 के टोशेंट का 10 का भाग आप 40 में देंगे, पूरा लग गया, 0 बचा, तो ये 3 की पावर 0/11 हो गया, और 3 की पावर 0 मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 1। दूसरा रिमाइंडर हो गया आपका 1। अगर आप 3 का भाग दे रहे हैं तो 0 शेष बच रहा है, तो आप 3x + 0 लिख सकते हैं। 11 का भाग दे रहे हैं तो 1 बच रहा है, तो 11y + 1 लिख सकते हैं। तो 3x बराबर कितना हो गया, 11y + 1। अब देखिए 3 के पहाड़े में वो संख्या लेनी है जिसमें 11 का भाग दें तो 1 बच जाए। तो 3 की टेबल में अगर आप लें तो 11 का भाग देंगे, तो 11 से बड़ी ले लेता हूँ वैसे तो 3, 6, 9, 12, 15 ये लेनी है आपको। तो यहाँ तक तो 11 का भाग लग के 1 बचना है ही नहीं ना, 11 से तो बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ बचेगा। 12 में अगर हम 11 का भाग देंगे तो एक शेष बचेगा आपका। तो ये 12 जो है आपका, ये किसकी वैल्यू हो गई, 3x की। ठीक है, 3x की वैल्यू कितनी हो गई, 12। 3x की वैल्यू 12 हो गई, और यही आपकी 3x + 0 की भी वैल्यू आ गई। 3x + 0 की भी वैल्यू ये आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या है उसमें रिमाइंडर कितना बचने वाला आपका, 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 55 की पावर 60 में 77 का भाग दें तो क्या आएगा। तो आपका आंसर होगा, देखिए 77 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 11। तो 55 की पावर 60 में सबसे पहले भाग देंगे 7 का। ठीक है, 7 का भाग देंगे तो 8 56 -1 बचा, -1 की पावर 60 यानी +1। यहाँ से रिमाइंडर जो है वो +1 आ रहा है आपका। ठीक है, अगर आप 11 का भाग देंगे 55 में, तो 55 की पावर 60 में 11 का भाग फिर से देंगे, तो यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ से रिमाइंडर आपका 0 आएगा। अब आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे तो 7x + 1, यहाँ से लिखेंगे तो 11y + 0। ठीक है, तो 0 आप अलग कर सकते हैं वैसे हटा के, इसको मैं 11y लिख देता हूँ। तो मुझे 11 के पहाड़े वाली संख्याएं लिखनी है, तो 11, 22, 33 ऐसे चलेगा। इनमें से कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग दें तो 1 बचे, तो ये वाली संख्या है जिसमें 7 का भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 11y का मान कितना हो गया, 22, और यही 11y + 0 का मान भी है। ठीक है, इसका मतलब यही किसका मान है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 128 की पावर 500 में 153 का भाग देना है। तो 153 में सबसे पहले 2 फैक्टर कर लेंगे, तो हमें पता है भाई 9 × 17 होता है, 17 × 9 153 होता है। 9 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 9 का भाग देंगे 128 में, इसमें 9 का भाग देंगे, तो 9 का भाग दिया हमने, 9, 3, 38, 2 बचा, 2 की पावर 500/9। अब 9 का जो टोशेंट होगा वो 6 होगा, तो 6 का भाग इसमें देंगे तो 48, 2 बचा 20, 2 बचे यहाँ, तो 2 का स्क्वायर/9 हो गया। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 4। अगर आपको टोशेंट साइक्लिसिटी नहीं पता है तो आप पीछे वाले दोनों वीडियो देख लें भाई। ठीक है, ताकि ये आपको निकालना आ जाए कि शेषफल कैसे निकाल रहे हैं हम। इसी तरीके से 128 की पावर 500 में हमने भाग दिया 17 का, तो 17 × 7 119, तो 9 बचा, 9 की पावर 500/17। तो इनमें कॉमन नहीं है, तो 17 का टोशेंट 16, 16 का भाग इसमें देंगे तो 4 बचेगा ये, और 9 की पावर 4 को 81 × 81 लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर × 9 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 17 × 5 तो -4, ये भी -4, तो 16, यहाँ से 16 आ रहा है। ठीक है, जब आप इनसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे टोटल रिमाइंडर निकालने के लिए, तो यहाँ से मैं लिखूंगा 9 का भाग देने पे 4 बचा, तो 9x + 4
और यहाँ से 17 का भाग देने पे 16 बचा, तो 17y + 16 दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, इस 4 को इधर ला के माइनस कर देते हैं, तो 9x = 17y + 12। अब मुझे 9 के पहाड़े में आने वाली ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 17 का भाग दें तो 12 शेष बच जाए। तो सबसे पहले 9 के पहाड़े में आने वाली संख्या, लेकिन वो 17 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो 17 का भाग देना है ना, तो 17 से तो बड़ी रखनी है। तो सबसे पहले मैं देखूं कि भाई 18 में 17 का भाग दें तो 12 तो नहीं बचेगा। फिर उसके बाद 27 में देंगे तो 12 नहीं बचेगा, 10 बचेगा। फिर 36, 45, ठीक है, उसके बाद 54, 63, इस तरह से आगे चलती रहेगी। भाग दे देते हैं। 17 का भाग यहाँ दिया तो 2 बचा, 17 का भाग यहाँ देंगे तो ये आपका 11 बचेगा, 17 का भाग यहाँ देंगे तो 3 बचेगा, 17 का भाग यहाँ देंगे तो 9 और 3 12, यहाँ पे 12 बच रहे हैं। तो ये 63 जो है ये किसका मान हो गया, 9x का। ठीक है, तो 9x बराबर हो गया 63। तो अगर पूरी संख्या देखें तो 9x + 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 63 + 4 यानी 67। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको इसको सोल्व करके बताना है कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का अपना पार्ट बस इतना ही है। इसके बाद एक और थ्योरम है अपने पास में जिसपे शेषफल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी सी थ्योरम है, वो आपकी विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या है उसको अभी हम आगे एक्सप्लेन करके देखते हैं। देखिए, विल्सन थ्योरम को समझने से पहले हमें फैक्टोरियल या क्रम गुणित क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फैक्टोरियल को या तो इस सिंबल से दिखाया जाता है, कोई भी संख्या n है तो उसके फैक्टोरियल को ऐसे दिखाते हैं, या उसको ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, दोनों तरीके से शो किया जाता है। तो इसको बोलेंगे हम फैक्टोरियल n। अभी फैक्टोरियल होता क्या है, तो ये 1 से लेकर ये 1 से लेकर जहां तक भी संख्या आपको n दी हुई है उस n तक की सारी प्राकृत संख्याओं का गुणा होता है। प्राकृत संख्याएं मतलब पॉइंट में नहीं लेना है, बीच वाली ना माइनस में लेनी है। 1 से लेकर जहां तक संख्या है वो पॉजिटिव इंटीजर जितने इतने हैं उन सबका गुणा आपको करना है। ठीक है, तो ये आपके पास में फैक्टोरियल की डेफिनेशन। अब फैक्टोरियल में आपको 1-2 चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या होता है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल में आपसे ये कहूँ कि भाई 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 0 का फैक्टोरियल 1 होगा। अगर मैं कहूँ भाई 1 का क्या होगा, तो 1 का 1 होगा। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 1 × 2 होगा, यानी 2 होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, 1 × 2 यानी 2 होगा। इसी तरीके से फैक्टोरियल 3, तो ये 1 × 2 × 3, 1 से 3 तक का गुणा, तो ये 6 हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 4, ये हो जाएगा 24। इस तरीके से आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लो आपको कहा जाए कि मान लीजिए 7 का फैक्टोरियल है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको यहां तक ले लूं केवल, है ना, देखिए यहां तक ले लूं इसको, तो ये जो है ये किसका फैक्टोरियल है, तो ये 6 का है, तो यहां से 7 बाहर निकल जाएगा। अगर आप इसको इतना ले लेते, देखिए आप अगर इसको इतना ले लें तो ये कितने का फैक्टोरियल है, 5 का। अब बाहर क्या रह गया, इस 5 के आ गया, तो × 6 × 7। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फैक्टोरियल की कि आप जैसे जैसे बड़ी संख्या से लेकर जैसे जैसे एक एक संख्या बाहर निकालते जाएंगे फैक्टोरियल से, ठीक है, गुणा में लिखते जाएंगे बाहर, तो बची हुई संख्या तक का वो फैक्टोरियल बच जाता है शेष आपके पास। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो आप 5 और बाहर निकाल दें तो फैक्टोरियल जो है वो 4 तक का रह जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, 5 6 और 7। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है फैक्टोरियल n, तो आप इसको n × फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं, n × फैक्टोरियल n-1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप इसको और लिखना चाहें, एक संख्या और बाहर लाना चाहें, तो अगली संख्या बाहर क्या आएगी, n-1, और कहाँ तक बचेगा, n-2 तक।
इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आप एक और बाहर निकालना चाहें तो n-1 n-2 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, और कहाँ तक बच जाएगा n-3 तक। इस तरीके से आप फैक्टोरियल को बाहर निकाल के और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो आपको ध्यान रखनी है, इस पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। n+1 के फैक्टोरियल में से अगर आप n का फैक्टोरियल माइनस करें तो आपको n इंटू फैक्टोरियल n मिलता है, n इंटू फैक्टोरियल n मिलता है। इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे आया, अगर आप इस साइड को n+1 को बाहर ले लें तो फैक्टोरियल n बचेगा अंदर, n+1 मतलब n से एक ज्यादा, तो आपने सबसे बड़ी संख्या बाहर ले ली तो एक कम हो जाएगा, यानी n तक रह जाएगा। इधर n है ही, इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो इन दोनों में से इसमें से n कॉमन आएगा, फैक्टोरियल n, तो यहाँ n+1 और यहाँ -1 ये कट जाएगा इससे, तो ये बचा आपका फैक्टोरियल n इंटू n, यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। अब हम पढ़ेंगे विल्सन्स थ्योरम। देखिए विल्सन्स थ्योरम जो फैक्टोरियल पे अप्लाई होती है, विल्सन थ्योरम क्या कहती है कि भाई अगर आपके पास में p-1 का फैक्टोरियल दिया हुआ है और अगर आप इसमें p का ही भाग दे दें तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो आपका p-1 ही बचता है। मतलब यहाँ पे जिसका फैक्टोरियल दिया है वही रिमाइंडर बचेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि p जो है वो क्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए p, तभी ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन दिया गया आपको कि फैक्टोरियल 46/47, इसका आपको रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो आप देखिए कि भाई ये एक प्राइम नंबर है क्या, जो बट्टे में आ रहा है वो ये प्राइम है, ठीक है। क्या ये इससे कम है क्या एक, देखिए ये ऐसी तो है ना, 47 - 1 का फैक्टोरियल बट्टे 47 ही है, तो ये p है तो ये p-1 है। तो विल्सन थ्योरम क्या कहती है कि रिमाइंडर क्या आएगा p-1 यानी 47 - 1, यानी क्या आंसर आएगा 46, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100 को, ठीक है। कैसे लिखा भाई, 100 तक का गुणा है, 1 से 100 तक का गुणा है, तो 97, 98, 99 और 100, बड़े वाली 4 बाहर निकाल दी तो 96 तक का फैक्टोरियल बच गया, ठीक है, और बाकी 4 हमने बाहर निकाल ली बड़े वाली। अब देखिए 97 एक तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो बचा क्या 96 का फैक्टोरियल, 96 का फैक्टोरियल इंटू 98 इंटू 99 इंटू 100 अपॉन में 97। अब गुणा का जो नियम है वो क्या कहता है भाई, आप अलग अलग भाग देके शेषफल निकाल ले, फिर उनको गुणा कर दें। क्या ये यहाँ पे विल्सन थ्योरम लग रही है क्या, क्योंकि 97 क्या अभाज्य संख्या, ये इससे छोटी एक कम, इससे एक कम छोटी संख्या का फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसको जब हम भाग देंगे तो विल्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका जो शेषफल आएगा वो 96 ही आएगा। अगर 97 का भाग 98 में देंगे 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, तो 96 गुणा 6 हो गया, ठीक है। इसमें हम भाग दे देंगे 97 का, ठीक है। तो देखो 97 का भाग 96 में देंगे तो आप -1 भी लिख सकते हैं, तो -1 गुणा 6 हो गया बट्टे 97, तो -6 बचा। अब चूंकि माइनस में हम लिख नहीं सकते तो 97 में से 6 घटा देंगे, आंसर क्या आने वाला है 95। विल्सन थ्योरम को एक और रूप में हम शो कर सकते हैं, कैसे, अगर मान लो आपको p-1 का फैक्टोरियल +1 बट्टे p ऐसे दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, p का भाग अगर फैक्टोरियल p-1 में देंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा p-1, ठीक है। इसको मैं यही लिख देता हूँ, रिमाइंडर क्या आएगा p-1। और अगर आप 1 में भाग देंगे p का, तो 1 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो p जो है वो उससे बड़ी होगी, p अभाज्य संख्या है ना, 1 नहीं सॉरी, p अभाज्य संख्या है, तो p जो वो 1 से तो बड़ा ही होगा, तो भाग लगेगा नहीं, तो 1 का 1 ही आ जाएगा। जब आप इसको लिखेंगे तो ये कट जाएगा ना, तो अब आपने किया कि भाई p बट्टा p बचा, p बट्टे p का मतलब रिमाइंडर जो है वो क्या बचा 0, p का p में भाग पूरा लग जाएगा एक बार, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो जब भी आपके पास में विल्सन थ्योरम में ऊपर यहाँ पे +1 कर दिया जाए तो ये रिमाइंडर जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
ये एक एग्जांपल आपका कि फैक्टोरियल 40 प्लस 1 में 41 का भाग देंगे तो क्या CSPL आएगा। ध्यान रखिए ये 1 फैक्टोरियल में नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 40 फैक्टोरियल 40 में 41 का भाग अलग से देना है और 1 में अलग से देना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो विल्सन थ्योरम लग जाएगी क्योंकि ये इससे एक कम है और ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से तो क्या आने वाला है, यहाँ से तो 40 ही आएगा और यहाँ से क्या आने वाला है 1, और फिर हम इसमें 41 का भाग देंगे तो 41 में 41 का भाग दिया, आंसर क्या आ गया आपका 0, यानी रिमाइंडर आपका 0 बच जाए। 15 का भाग देना है। आप ये सोचिए कि कौन से फैक्टोरियल में 15 आएगा। 15 का मतलब हो गया 3 गुणा 5, ठीक है। तो 3 तो यहीं पे आ जाएगा फैक्टोरियल में, भाई इसमें तो 1 आएगा, इसमें 1 और 2 आएंगे गुणा में, इसमें 3 आएगा, 1 2 3 आ जाएगा लेकिन 5 नहीं आया। इसमें 1 2 3 4 तक आ जाएगा लेकिन अभी भी 5 नहीं आया। इसमें 1 2 3 4 5, तो 3 भी आ गया 5 भी आ गया, 3 और 5 दोनों गुणा होंगे तो 15 बन जाएगा। तो यहाँ पे 15 मिल गया। तो जहां पर 15 मिल गया, ठीक है, अब 6 में भी 3 और 5 तो आएंगे ना, 1 से 6 के गुणा में 3 और 5 तो आएंगे, तो उसमें भी 15 तो आएगा, उससे आगे भी 15 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे आगे जो है वो सबके अंदर 15 आएगा और 15 आएगा, इसका मतलब 15 का भाग पूरा लग जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा 0। तो आगे वाले सारे में शेषफल 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन इतना ही बचा, ठीक है। और उसमें आप 15 का भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ 1 है तो 1 का जो मान है फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 2 का 2 ही होता है, 3 का 1 2 3 का गुणा 6 और 4 तक का हो जाएगा 24, और इसमें 15 का भाग दे देंगे तो 24 और 6 30, 2 32 और 1 33, तो 33 में 15 का भाग देंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो जहां पर भी आपको 15 बनता हुआ दिख जाए या जहां पर 15 का भाग पूरा लग जाए, उससे आगे फिर सब में 15 का भाग लगेगा पूरा, तो उससे आगे नहीं लेना है, उससे पीछे वाले सारे लेके और आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको समझेंगे। देखिए अभी हमने एक फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आप फैक्टोरियल n इंटू एन को फैक्टोरियल n+1 माइनस फैक्टोरियल n में तोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो नंबर आ रहा है और बाहर उसका ही गुणा आ रहा है, तो उससे एक ज्यादा माइनस उसका खुद का फैक्टोरियल, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए हमें इसमें भाग देना है कितने का, 101 का भाग देना हमें इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ, 1 का कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं गुणा करने से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ। तो देखिए 1 का मतलब 1 इंटू उसका फैक्टोरियल, तो इसका मतलब यहाँ पे इससे एक ज्यादा माइनस ये खुद इसका फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, इससे एक ज्यादा और इसका खुद का फैक्टोरियल। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, इससे एक ज्यादा माइनस इसका खुद का फैक्टोरियल, फिर इससे एक ज्यादा माइनस इसका खुद का है फैक्टोरियल, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इससे एक ज्यादा और इसका खुद का फैक्टोरियल, इस तरह चलेगा। अब इसमें कुछ टर्म जो है वो प्लस माइनस के सेम सेम आ रही है। देखो प्लस का 2 आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, प्लस का 3 माइनस का 3, +4 -4 +5 आगे -5, ऐसे ही -99 पीछे माइनस प्लस का 99 आएगा, उससे कट जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो बचा वो ये बचा कि फैक्टोरियल 100 तो प्लस का और 1 माइनस का, और इसमें हमें किसका भाग देना है 101 का। अब 101 जो है वो अभाज्य संख्या है, उसका भाग अगर हम 100 में देंगे, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल 100 - 1/101। अब देखिए फैक्टोरियल 100 में 101 का भाग दे रहे हैं, यह अभाज्य संख्या है, इससे ठीक एक कम है तो विल्सन थ्योरम लगेगी, तो इसका मतलब रिजल्ट जो है वो 100 ही आएगा यहाँ से, तो शेषफल, ठीक है। 101 से एक कम यानी 100 आएगा, यहाँ से 101 का भाग देंगे तो -1 ही आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 99। चलिए आज के लिए इतना काफी है, ये 2 थ्योरम हमने पढ़ी इस पे, और ठीक है कुछ और क्वेश्चन है रिमाइंडर के, वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।